हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश फिर से आपके सामने आ गया हूँ अपने डिस्कशन को और थोड़ा-सा आगे करने के लिए। तो मुझको उम्मीद है आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और वहाँ से आपका जो कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैं चलता हूँ आज के छोटे से टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक का भैया नाम है डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इस टॉपिक पर डायरेक्ट बढ़ने से पहले हम भी समझ लेते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक को कितने पार्ट में तोड़ा गया है। डाइइलेक्ट्रिक को कितने पार्ट में तोड़ा गया, तो यहां पर भैया इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक नॉन पोलर एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक। कौन कौन सा भैया? इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक आपका नॉन पोलर और एक आपका हो जाएगा पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या है और पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये हो जाएगा भैया नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और ये हो जाएगा भैया पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो अब आपने एटम का नाम सुना होगा। जी हाँ, तो एटम में हम लोग क्या मानते हैं, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है भैया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब थोड़ा सा हम ओवर हल्का सा एक समरी लेते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, नेगेटिव चार्ज उसके चारों तरफ घूमता रहता है। मतलब एटम में दो चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर हम पूरे जैसे न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पर मैं मान लूं कि सारे पॉजिटिव चार्जेस का एक सेंटर होगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस का एक सेंटर होगा, या उसको बोल सकते हो एक पॉइंट होगा जहां पर सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो उस पॉइंट को। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस है तो यहां पर कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं तो मतलब टोटल नेगेटिव चार्जेस का भी एक सेंटर होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर हमने दो वर्ड पहले कौन कौन से, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और एक हमने पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो ये दो वर्ड से हमको आगे एक्सप्लेन करना है। अब ये कैसे, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है और इसी के ऊपर नेगेटिव आ जाए, ऐसे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। क्लियर? तो यहां लिख देंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस coincide with center of mass of negative charges। ठीक है,
ये पॉइंट इसमें हम लोग याद रखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो ये कहलाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और इसके अगर एग्जांपल आपसे कहें तो भैया H2N2O2, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। बिल्कुल सिमिलरली पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, इसमें कोइंसाइड करते थे, इसमें कोइंसाइड नहीं करेंगे। मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, कोइंसाइड नहीं करते, तो यहां क्या लिख देंगे, सिंपली डू नॉट कोइंसाइड, डू नॉट कोइंसाइड। बाकी तो लैंग्वेज आपकी वही रहेगी, डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, HCl NH3 H2O ETC, ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी हमने सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक पोलर, एक आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर में सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड करते हैं निगेटिव के साथ में, और इसमें कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोलराइजेशन वर्ड पे, हम आगे बढ़ते हैं पोलराइजेशन वाले वर्ड पे। पोलराइजेशन का बेटा मतलब होता है कि जब हम इनको, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों को एक एक करके इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस से ही हम बोलते हैं कि वो जब चेंजेस आ जाते हैं तब कहते हैं वो जो मटेरियल है या मॉलिक्यूल्स है कैसे क्या हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, चलो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो भैया, तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखेंगे, सबसे पहले हम लोग रखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डाल देंगे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो यहां हेडिंग डाल देंगे छोटी सी, कौन सी हेडिंग, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखो ये बना लेते हैं सबसे पहले फिगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। आपको पता है इसमें क्या था, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होगा। ठीक है, देखो बना लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, डिस्टेंस नहीं है, लेकिन भैया आप यहाँ पे कोइंसाइड होते हुए दिखाएंगे कैसे। तो यहाँ पर हम बस इनको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ना दिखाओ, इनको हमको कोइंसाइड करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे दिखा देंगे, ये माइनस ये प्लस ऐसे हैं, ये माइनस ये प्लस ऐसे, ये इससे लगेगा है कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये भैया सब कोइंसाइड हैं, ये सब कोइंसाइड है इस तरीके से। अभी यहां पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएं, यहां लिख देंगे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसको हमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो यहां पर भैया सबसे पहले अब जब रखना है तो क्या करोगे, एक फील्ड बना दीजिए,
ठीक है, यहां पर हो गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई नॉट मान लेते हैं, ये इधर की तरफ है। ठीक है, अब इसको हम बीच में रख देते हैं। इसको जब हम बीच में रख देंगे तब क्या होगा, जो निगेटिव वाले हैं सेंटर, भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, तो आपको पता होगा इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर जितने भी निगेटिव चार्जेस हैं, निगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव है वो किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। मतलब अभी दोनों ऐसे थे, लेकिन जैसे फील्ड में रखेंगे तो दोनों क्या होंगे, थोड़ी सी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस लगे हुए हैं। तो अब यहां पर जो फिगर बनाएंगे, माइनस इधर की तरफ, प्लस इधर की तरफ, माइनस इधर, प्लस यहां पर, इनके बीच में थोड़ा सा गैपिंग दिखा देंगे, यहां पर थोड़ा सा गैपिंग दिखा देंगे इस तरीके से। ये अब देखिए इस कंडीशन में प्लस और माइनस के बीच में किसी भी टाइप का गैपिंग नहीं थी, तो यहां पर अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें, नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें तो क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की इक्वेशन क्या थी, Q इंटू 12। जब बीच में कोई गैप ही नहीं है तो 12 क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ तो नहीं है, यहां पर अब कुछ ना कुछ, भाई दोनों में गैपिंग हो गई है, अब यहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट हमको मिलने लगता है, यानी कि सम नेट डाइपोल मोमेंट विल अकर, ये विल ऑब्टेन लिख देते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देते हैं तो इनके बीच में शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये डाइपोल मोमेंट जो होता है नेट हमको लगभग मिलता कितना है, लगभग आपको भैया अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये लगभग इस वैल्यू से हम लोग निकाल लेते हैं। जो यहां पर अल्फा है भैया, ये आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है, और इसी को भैया हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी। मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी या एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी भी इसको बोल देते हैं, यहां पर इसको हम लोग एटॉमिक भी लिख लेते हैं, एटॉमिक या मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो भैया सम नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग इससे निकाल देते हैं, P इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट से हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और वैल्यू ये हमारी ई नॉट क्या थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वैल्यू हमारी सब हो गई, ये तो हो गया नॉन पोलर। अब हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा पोलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही की बात करेंगे दूसरा गुस्सा हो जाएगा। चलो हम लोग अब क्या कहते हैं, पोलर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हमको पूरा नहीं मिटाना है, अब देखेंगे हमारा कम लिखने में काम चल जाएगा। हेडिंग हो गई, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मिटा देंगे, ये मिटा देंगे और ये मिटा देंगे। वैसे इसको ना मिटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसको नहीं मिटाते हैं हम, क्योंकि नहीं तो फिर हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो अब हमको क्या करना है, पोलर डाइलेक्ट्रिक करना है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में हमको पता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर हैं कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो रेंडमली अरेंज होते हैं। रेंडमली अरेंज मतलब माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, कोई उनका अरेंज होने का ऑर्डर नहीं होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अब देखो यहां पर दोनों में गैपिंग है, तो इनका मतलब सम नेट डाइपोल मोमेंट हर एटम के द्वारा मिलेगा, लेकिन
सब रेंडमली अरेंज है तो टोटल सभी का जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए इस पोलर मॉलिक्यूल्स का जो नेट डायपोल मोमेंट आता है क्या आता है 0 आता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम प्रेजेंस लगा देते हैं तब क्या होगा, जितने भी रेंडमली अरेंज हैं सब एक फील्ड की डायरेक्शन में, जिधर डायरेक्शन फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो मतलब इस तरीके से सब के सब अलाइंड हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। माइनस की तरफ प्लस वाले शिफ्ट हो जाएंगे और इधर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेट डायपोल हमको मिलने लगता है। इसमें भी जो हम लोग निकालते हैं इसी फॉर्मूले से हम नेट डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों केस में जो नेट डायपोल मोमेंट थोड़ा निकालते हैं वो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। देखो भैया, तो ये तो हो गया कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। और ये जो भैया मतलब ये जो अपनी जगह से थोड़ा शिफ्टिंग हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। कहते हैं कि भाई जो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक वो कैसा हो गया, पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को लेके बढ़ते हैं। इसको भैया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को आगे आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर जरा फिगर बना लेते हैं। ये हो गया भैया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया भैया हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी के अंदर हमको क्या रख दिया मैंने, यहां पर मैंने रख दिया है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये कैसा भैया है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे इसको, क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से, ये मैंने पहले बता चुका हूं पीछे, ठीक है। इस तरीके से ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं भैया। अब इसको मैं अरेंज ही कर दूं क्योंकि मैं अभी कुछ यहां से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये लो भैया मेरा फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर। देखो अब यहां पर अगर हम डायपोल मोमेंट, एक तो हमने उस तरीके से जो फॉर्मूला था वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमको पता है उस तरीके से निकालें। अगर हम लोग उस तरीके से निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा, P इक्वल टू Q इंटू 12 होता है। तो यहां पर हम ये मान लें कि भैया यहां पर देखिए एक मालिक्यूल, एक हम मालिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं, यहां पर एक एटम माइनस और प्लस, इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। Q और Q चार्ज दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से x डिस्टेंस शिफ्ट हो गए हैं। पहले थे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से दोनों ही x डिस्टेंस शिफ्ट हो गए हैं। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू Q इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो अगर हम ये कह दें कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम है? n है। तो अगर हम आपसे कहें कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? एक यूनिट वॉल्यूम में देखिए डाइपोल मोमेंट कितना है? एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का इतना है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम हैं? इतने हैं। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा? n से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गया भैया? p। तो इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को ही नाम दूसरा भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इसी का दूसरा नाम भी है। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा भैया यहां पर नहीं है, कुछ भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है। ये मैं इसलिए बता देता हूं कि वे कहीं कहीं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, और इसको कभी कभी डाइपोल डेंसिटी भी बोलते हैं भैया। क्या बोल देते हैं? डाइपोल डेंसिटी भी बोल देते हैं। ध्यान रखेंगे, ये सब इसके नाम है, ये इसके सब नाम है, किसी भी नाम से आपके सामने आ जाएगा, वो है कुछ नहीं। ठीक है, एक एटम का कितना डाइपोल मोमेंट? इतना है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम हैं? कैपिटल N है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में टोटल कितना होगा डाइपोल मोमेंट? सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इतना हो गया, उसी को डाइपोल डेंसिटी बोलते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, जरा इसको फिगर को ध्यान से देखिए। सॉलिड में जो एटम होते हैं अंदर बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव है तो पास पास, क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। देखो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन ये वाला नेगेटिव एक बचा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव एक बचा हुआ है। तो ऐसे का सब में देखते चले आओ तो इस वाली सरफेस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली सरफेस पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अंदर के सब क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको ये फिगर बना दें, अगर हम इस फिगर को इस तरीके से बना दें, अंदर का सब हटा करके यहां पर आ गया नेट नेगेटिव चार्ज और यहां पे आ गया नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो भैया ये जो चार्जेस हैं इन्हीं को बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोला जाता है भैया? इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइजेशन चार्ज इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड यूज हो जाते हैं। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ ई नॉट है। अब देख रहे हो प्लस माइनस तो यहां पर भी है, तो ये अंदर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर भी जनरेट हो जाएगी ना, तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। इसको हम EP मान लेते हैं पोलराइजेशन की वजह से। अब ज्यादा कौन होगा? ज्यादा तो भाई यही वाला होगा ना। अब ये अपोजिट में है तो इसको तो कुछ ना कुछ कम करेगा करेगा। तो कितना कम करेगा? इसको में से इसको हम माइनस कर देते हैं तो वैल्यू मान लेते हैं E आती है। ये वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भैया? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं भैया? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं, और वो इस फॉर्मूले से देखी जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिएगा। ये हो गया रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये कभी कभी पूछ लेते हैं, और ऐसे नहीं पूछते हैं, कहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको भैया बस फॉर्मूला याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, तो फॉर्मूला होता है E0/E।
ये भैया फार्मूला आ गया आपके पास, जहां पे ई नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या भैया, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी आपके अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपने देखा कि जो के हैं, कितने फार्मूले हो गए, हमको 3 मिल चुके हैं अब तक फार्मूले। कौन कौन से, बहुत तीनों भैया इंपॉर्टेंट यहां लिखे दे रहे हैं। के का एक तो फार्मूला ये मिल गया है, के का फार्मूला एक आपको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल चुका था। ठीक है, और एक भैया आपको मिल चुका था के इक्वल टू सी एम अपॉन सी नॉट। ये तीनों मैंने एक जगह रख दिए, जिससे आपको एक बार जैसे देखो तो सारा का सारा सब कुछ याद हो जाए, इसलिए अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये भैया कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ जाते हैं। ठीक, चलो थोड़ा और आगे बढ़ चलते हैं। देख रहे हो कि इसमें है कुछ नहीं, बस छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, और यही जब छोटे छोटे पॉइंट कभी कभी पूछ ले जाते हैं भैया, तो हम लोगों का दिमाग घूम जाता है, अरे भैया ये तो बहुत कठिन आ गया। ठीक है, तो लेकिन कठिन होता नहीं है, जबकि कठिन होता ही नहीं है। अब एक छोटा सा टॉपिक है भैया, छोटा सा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे सर कहां कहां से ढूंढ ढांड के लाते हो, लेकिन भैया इसी का नाम तो फिजिक्स है, ढूंढना पड़ता है। देखो, तो अब हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब देखो, एक हमको पता है कि जो P है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां पे लिख देंगे एज वी नो दैट P जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहां पर भैया हम लोग एक जाई, इसको चाई भी पढ़ते हैं, और एक एप्सिलॉन यहां लगा देते हैं, और यहां ई लिख देते हैं। यहां पर इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और जो एप्सिलॉन है ये सिर्फ इसलिए यहां रखा गया है इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए, इसका कोई खास रोल नहीं है यहां पर, बस ये इसलिए लिखा अब इसके साथ लगा हुआ है जिससे ये इसको डायमेंशनलेस कर पाए। ठीक है, एक आपको रिलेशन और पढ़ के रखना है, याद करके रखना है, ये के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये आ गया भैया डाइलेक्ट्रिक और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन। ये तो हो गया मेन टॉपिक। एक बार एक छोटी सी डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लिए थे, तो हमने सोचा वो भी एक्सप्लेन कर दें। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये क्या होती है भैया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो होती है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच, जब तक जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक ना करे। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डू नॉट ब्रेक इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। बस जैसे मैंने आपको पहले बता चुके थे कि जो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ये आपका एक इंसुलेटर होता है। बस इंसुलेटर और इनमें फर्क क्या है, इंसुलेटर पूरा का पूरा उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर करता रहता है, लेकिन खुद कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो यहां पर क्या हुआ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डू नॉट ब्रेक इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, वो जो वैल्यू है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, या उसको ऐसे समझ लो कि जैसे आपके पास ताकत है, ठीक है, आप दो लोगों को हरा सकते हो, तो जब तक दो लोग आप पे लड़ते रहेंगे आप उनको हराते रहोगे, लेकिन जैसे तीसरा लड़ गया तो आपकी जो जीतने की प्रवृत्ति थी, अब क्या हो जाओगे, अब हार जाओगे, क्योंकि अब 3 लोग आ गए ना उस पे, तो मैक्सिमम 2 के साथ आप लड़ सकते हो। वही कहा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि उस वैल्यू को जैसे क्रॉस करोगे, जो डाइलेक्ट्रिक हमारा था वो बेकार हो जाएगा, फिर वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की भैया वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए, काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज हमारे सामने पेपर में नहीं आती तब तक हम लोग उससे समझते हैं ये तो बेकार है, और जब पेपर में आ जाती है, अरे काश पढ़ लिया होता। ये काश वर्ड ना आने देना, सब कुछ सीरियल से पढ़ते रहना, तभी मैं देखिए वीडियो भी जो आपको दे रहा हूं वो सीरियल से दे रहा हूं, जिससे आपको कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा भैया, हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो आएगा, यकीन मानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो इसलिए भैया जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। ठीक है, तो इसी के साथ भैया फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, कुछ भी डाउट हो तुरंत पूछिए। इसी के साथ ही फिर मिलेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।